नमस्कार दोस्तों। रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। पूरा देश आज सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। भारत पारंपरिक ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के उपयोग के कम करके और खास करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन, गोबर गैस आदि के उपयोग पर जोर देकर पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम का आयात करते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत को करीब 80% पेट्रोलियम भी आयात करना पड़ता है। साथ ही पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन जैसे जीवाश्म ईंधन से भी प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। डीजल से चलने वाले वाहन न सिर्फ वायु प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, कार्बन उत्सर्जित करते हैं और इसका सीधा प्रभाव मानव और पशु स्वास्थ्य पर पड़ता है। फेफड़ों की बीमारी या फिर आंखों की सूजन आदि बीमारियां बढ़ रही है और इसका सीधा असर देश की श्रम उत्पादकता पर पड़ता है। इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की योजनाएं और सहयोग की भावना के साथ हम आगे बढ़ें, वो जरूरी है। ऐसे कई संगठन है या कई कंपनी है कि जहाँ पे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग जिसकी अगर बात करें तो उसके लिए आवश्यक प्रयास भी जरूरी है। टिकाऊ विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके समाधान हेतु सरकार और विभिन्न संगठन अब सौर, पवन ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ एवं टिकाऊ विकास के प्रयास कर रहे हैं। आज डीजल या फिर पेट्रोल के जो धुएं निकलते हैं, तो उसकी बजाय हम देख रहे हैं कि अब ज्यादातर लोग सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन लेना पसंद कर रहे हैं। ना सिर्फ टू व्हीलर बल्कि कार एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें भी आज इलेक्ट्रिक से चल रही है, जो न सिर्फ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं बल्कि आवाज का प्रदूषण भी कम करते हैं। अब तो सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाली बाइक भी लॉन्च हो चुकी है। हरे नंबर वाली प्लेट वाली जो गाड़ियां है उसकी अगर बात करें तो यह गाड़ियों की संख्या रोज बढ़ रही है, काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के नागरिकों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर रूफटॉप से बिजली पैदा की जा रही है। इनके महत्वपूर्ण जब बात कर जाती है तो एक बात तय है कि वर्षों तक हम प्रदूषण में रहे थे, लेकिन आज समय इस प्रकार से आ रहा है कि हमें भार देना होगा कि कैसे प्रदूषण को हम कम करें, स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा प्राप्त करें और इन प्रयासों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हमें मदद मिलेगी। ऐसी ही एक कोशिश की अगर बात करें तो वो है बनासकांठा जिले की। इसे समझना है और उससे पहले हमें बनासकांठा की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के रोजगार के संसाधनों पर समझना जरूरी है। बनासकांठा गुजरात के उत्तर पूर्व में राजस्थान की सीमा से लगा एक जिला है। यह जिला पाकिस्तान की सीमा को भी छूता है। इस जिले की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जिला का नाम बनास नदी के नाम से रखा गया है, जो अरवली में गिरिमाला की घाटी से होकर बहती है। पालनपुर जिला मुख्यालय है। जिले के पूर्वी दिशा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक मां के दरबार में माथा टेकते हैं। तो वहीं पश्चिम दिशा की अगर हम बात करें तो कच्छ का रेगिस्तान है, जो आज दुनिया की पहचान बन चुका है। बनासकांठा क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पहले गर्मियों में पेयजल की गंभीर समस्या पैदा होती थी। कृषि पहले की अगर बात करें तो न्यूनतम थी। चरवाहों की हालत इतनी खराब थी कि ज्यादातर चरवाहे गर्मी आते ही गाय, भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट आदि के साथ दूसरे जिलों में चले जाते थे और फिर जून में मानसून आने पर वो लोग वापस आते थे। पहले के समय में कृषि भी परंपरागत रूप से की जाती थी। हालांकि समय की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के किसानों ने खेती का तरीका बदल दिया। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। तब कृषि में ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं स्प्रिंकलर प्रणाली का प्रयोग करने लगे। जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय के प्रयास होने लगे। कुओं को रिचार्ज करना, चेक डैम बनाना, नहरों की नियमित सफाई करना आदि पर भार दिया गया। खेती एवं पशुपालन के साथ साथ साफ सफाई, शिक्षा, पौष्टिक आहार पर जोर दिया गया। बचत समितियां या फिर सखी मंडल बनाए गए ताकि महिलाएं बचत कर सके और खुद को छोटा मोटा व्यवसाय करके पैसे कमा सके। घर के पुरुष सदस्यों ने भी महिलाओं का साथ दिया। प्रगति इस हद तक बढ़ी कि यहाँ की महिलाएं अभी आत्मविश्वास से छलक रही है।
आज इस जिले में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने सफल पशुपालन के लिए राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड प्राप्त किए हैं, जीते हैं और अपने जिले और समाज का नाम रोशन किया है। यहाँ के किसान में वैचारिक सुधार देखने को मिल रहा है। बाजार की मांग के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पारंपरिक फसल अब तक जो उगाते थे उसकी बजाय अब जीरा, इसबगुल, सौंफ, अजमा जैसे मसाले वाली फसलें उगाते हैं। इसके अलावा एरंडी, तेल, मूंगफली जैसे तेलीबिया पाक लेते हैं, जबकि अनार, टेटी, तरबूज जैसी फल वाली फसलें भी उगाते हैं। आलू, ककड़ी, टमाटर जैसी सब्जियां उगाते हैं और इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मिलेट धान भी उगाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। कृषि संबंधी तकनीक एवं प्रशिक्षण हेतु आत्मा संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र एवं दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग भी यहाँ के किसानों को प्राप्त हो रहा है। सरकार और सहयोग दोनों का संतुलन बनाकर बनासकांठा जिला आज प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज जब हम यह जिले की बात करते हैं तो गुजरात में पशुपालन एवं दूध उत्पादन में यह जिला अग्रणी है। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री के किसानों की आय दुगनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए आज ये पूरा जिला प्रयासरत है और इसका फल भी यहाँ के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं दूध क्रांति की, तो एक समय था जब इसके बारे में हमेशा खेड़ा और आणंद जिले को याद किया जाता था। बनासकांठा के लाखों किसान और पशुपालकों और संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में काफी इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी आज बनास डेयरी बन चुकी है। यहाँ प्रतिदिन करीब 85 लाख लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। बनास डेयरी यहाँ के किसान एवं पशुपालक भाई बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। इसका दूध और अन्य उत्पाद अमूल और बनास ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। अमूल ब्रांड ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की है। तो बनास दही, बनास शहद, बनास मूंगफली का तेल और बनास घी भी बाजार में उपलब्ध है। बनास डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक प्रभाग है। बनास डेयरी का मुख्य प्लांट पालनपुर में स्थित है। इसके अलावा एक दूसरा प्लांट जो कि डीसा में है और एक और प्लांट है जो पाटन जिले में राधनपुर में स्थित है। हाल ही में बनासकांठा जिले में दियोदर तहसील के साणादर गांव में स्थित बनास डेयरी में गोबर से गोवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5वें बायोगैस सीएनजी प्लांट के लिए बनास डेयरी और जापान की सुजुकी कंपनी के बीच समझौता हुआ। इस अवसर पर बनास डेयरी द्वारा बनास भूमि अमृत जैविक उर्वरक और बनास बायोगैस प्लांट के तरल उत्पाद पावर प्लस का ब्रांड लोगो लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में बनास डेयरी के अध्यक्ष, इसके अलावा एनडीडीबी के उच्च अधिकारी और जापान की सुजुकी मोटर कंपनी के अध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित रहे थे। इस बायोगैस प्लांट में आसपास के 6 गांवों के 150 पशुपालकों से 1 रुपये प्रति किलो में ताजा गोबर खरीदा जाता है। इस गोबर से प्रतिदिन 500 से 600 किलोग्राम बायो सीएनजी और करीब 10 से 12 टन जैविक खाद का उत्पादन होता है। पहले पशुपालकों को सिर्फ दूध के पैसे मिलते थे, जबकि अब अगर बात की जाए तो अब गोबर के भी दाम मिल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ के चरवाहे गोबर का दाम पाकर समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो जिले के लिए तो गौरव की बात है, तो साथ ही वे अन्य जिलों के पशुपालकों भी प्रेरणा दे रहे हैं। अहम बात यह है कि बनास डेयरी निकट भविष्य में इस जिले में और अधिक संयंत्र स्थापित करने के लिए इच्छुक है। तो वहीं दूसरी ओर सुजुकी कंपनी ने भी इसके लिए तैयारी दर्शाई है। बायोगैस संयंत्र के कारण किसान अपने खेतों में प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। तो एक बात तय है कि आने वाले समय में यह बायोगैस प्लांट जिले और राज्य का खूब विकास करेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तब अब विश्व को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी। न्यूज़, व्यूज़ और एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए रिवॉइस। नमस्कार।